नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपना अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे आपका अब तक पढ़ी हुई सभी यानी कि संपूर्ण सिलेबस जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर सभी का फास्ट रिवीजन हो जाएगा और नए प्रश्न भी सीखेंगे। तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो कि पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित है, उसका सेट नंबर 15 यानी 15 का सभी 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे ऊपर लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है ओ किंचन, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ओ किंचन। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अजर कहा जाता है ना। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है। और देखने की इच्छा ये क्या कहलाता है, तो दिदीक्षा कहलाता है ना, दिदीक्षा। अच्छा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कनिन कहा जाता है। जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहा जाता है ना, कानिन। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है जैसे कि जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, अजय कहा जाता है ना। जिसे जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। जो भविष्य की बात सोचता हो तो उसे क्या कहा जाता है, अग्रसोची कहा जाता है। जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक, और जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है। ऐसे जिसके पास कुछ ना हो तो उसे अकिंचन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमित शब्द का विलोम है परिमित, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 परिमित। अच्छा, सुमित का विलोम क्या होता है, तो कुमित होगा। सुमित का विलोम कुमित होगा। नेक्स्ट है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो यशोदा शब्द में विसर्ग संधि प्रयुक्त है। ठीक है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशः प्लस दा, है ना, यशोदा। इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो इसका कहाँ हुआ, पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिख धर्म से गुरु नानक देव का और पहला जो गुरु थे और 10वें गुरु ये हैं गुरु गोविंद सिंह। ये दोनों का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ ये याद रखना है। ये दोनों अक्सर रिपीट होते रहता है। ठीक है। तो बात करते हैं पहले गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1469 में हुआ। कहाँ हुआ, तो तलवंडी में हुआ, जो अभी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। अब रही बात गुरु गोविंद सिंह का, तो इनका जन्म पटना के जो पटना साहिब है वहाँ पर हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में, यानी कि 1666। ठीक है, 1666 में इनका जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और इन्होंने फारसी कहाँ सीखा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, ये हुआ आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा हुई और फारसी सीखा था। आनंदपुर साहिब कहाँ है, तो वो पंजाब में है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था, 1699 में किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण होगा ये आध्यात्मिक, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि यथारुचि में कौन सा समास है। तो यथारुचि में ये अव्ययी भाव समास है ना, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों शब्दों में से पहले होने वाला शब्द कोई अव्यय होता है और उसके बाद का शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है, तो उसे अव्ययी भाव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 7 में कि जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना मानी जाती है। तो जित जित मैं निरखत हूँ ये किस विधा की है, तो ये है साक्षात्कार, है ना, साक्षात्कार विधा की ये रचना है। नेक्स्ट है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट हो जाना, है ना, भेद प्रकट होना। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है, कौन सा शुद्ध है, तो इसमें आज बेहद सर्दी है ये वाला शुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी अशुद्ध है, ये शुद्ध है, आज बेहद सर्दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो रसाल का पर्यायवाची है आम, है ना, आम जो है ये रसाल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि भक्तमाल क्या है। तो भक्तमाल ये भक्त चरित्रों की माला, है ना। भक्तमाल क्या है,
भक्त चरित्रों की माला है। नेक्स्ट अब इंग्लिश का होता है स्टार्ट। यहाँ पर इसमें क्या है, बेस्ट एक्सप्रेसेस जैसे देखें यानी कि साइन में पूछा जा रहा है। तो कंट्राबैंड मतलब क्या होता है, तो कंट्राबैंड मतलब होता है वर्जित या तो निषिद्ध व्यापार, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा स्मगल्ड, स्मगल्ड मतलब तस्करी होता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है, अपोजिट है ना, अपोजिट पूछा है लेनियंट। लेनियंट मतलब क्या होता है कि उदार या कोमल, तो इसका एंटो हो जाएगा यानी कि अपोजिट। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त या कठोर। नेक्स्ट है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड पूछा जा रहा है ना, करेक्टली स्पेल्ड यानी कि सही शब्द इसमें से कौन सा है। तो स्कैरसिटी लिखा है, तो कौन वाला स्कैरसिटी इसमें सही है, तो ये वाला, ये सही है स्कैरसिटी। नेक्स्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह को भरना है। तो इसमें क्या है, सी डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। तो ये क्या हुआ, सी देखिए आगे क्या लिखा है कि हिम एंग्रीली, वो क्रोधपूर्वक उसे क्या किया, क्योंकि कुछ किया है, ठीक है, क्योंकि ही मेड द फ्लोर मतलब वो क्या किया था, फ्लोर को, फर्श को गंदा कर दिया था, वो अपने गंदे जूते से, कीचड़ भरे जूते से गंदा कर दिया। तो उसको क्या किया होगा, उसको डांटा होगा, स्कोल्डेड है ना, डांटा, क्योंकि यहाँ V2 में आ रहा है मेड, तो यहाँ V2 में आएगा स्कोल्डेड आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्कोल्ड मतलब डांटना। सी स्कोल्डेड हिम एंग्रीली, वो जोर से उन्हें डांटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, ही वॉकड अलोंग द रोड वंडरिंग व्हाट डैश हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपुल हैड गॉन। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त जो है, यहाँ देखिए इसमें आप आगे देख सकते हैं हैपेंड है ना, यहाँ पर हैपेंड आया तो V2 आया, पास्ट टेंस का बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में ये वाला हेड ही लगेगा, हेज और हैव नहीं लग सकता, ठीक है। तो ही वॉकड, यहाँ भी पास्ट टेंस आपको दिख रहा है, ही वॉकड अलोंग द रोड वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है, आइटम और फ्रेज पूछा जा रहा है। तो ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, तो ड्राइव होम का मतलब होता है कि किसी विशेष विषय पर जोर देना, तो इम्फेसाइज मतलब जोर देना या बल देना होता है। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, अनेक शब्दों की एक शब्द है, आपको बताना है। तो एक्सपर्ट्स हूँ साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से इंसेक्ट मतलब कीटों का एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, कीटों का अध्ययन करता हो। तो कीटों का अध्ययन क्या कराता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो उसका अध्ययन करने वाला एंटोमोलॉजिस्ट है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, एंटोमोलॉजिस्ट होगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या सेंटेंस अरेंजमेंट है। तो इसमें 4 सेंटेंस दिया हुआ रहता है, 4 है या तो 5 का भी दिया हुआ रहता है। उसमें आपको सजाना है कि ए के बाद कौन आएगा, या तो पहले बी आएगा या तो सी आएगा, इसको सजाना है। तो देखिए ए दिया हुआ है ना, बी सी डी दिया हुआ है, इसमें सजाना है, इसमें कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर, यानी पहले सी आएगा, फिर ए, फिर डी और बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट है तो दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो इसमें क्या, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफ़ी है ना, शकीला सेड टू द वेटर। तो देखिए शकीला सेड टू द वेटर है, और आगे क्या लिखा है, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो शकीला सेड टू द वेटर मतलब इसका क्या हो जाता है, तो इनडायरेक्ट में इसका हो जाता है शकीला टोल्ड टू द वेटर हो जाएगा है ना, सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, ठीक है। तो टोल्ड वाला आंसर होगा। अगर जहाँ नहीं है, जहाँ सेड टू ही दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, जैसे सेड टू यहाँ दे दिया तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और टोल्ड के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट सेड टू है ना, टोल्ड में बदल जाता है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ टू नहीं होगा, टू यहाँ टू दे दिया तो टोल्ड के बाद टू नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ सेड टू दिया, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन छांट के भी इस टाइप के आसानी से मार सकते हैं जल्दी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है गणित एवं तर्क शक्ति, यानी कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से लगातार आपको 16 स्क्वायर तक दिया हुआ है, इसका जोड़ बताना है, यानी योग इसका कितना होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि 1 स्क्वायर लगातार जो होता है प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो योग होता है, एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरह से n स्क्वायर है। तो इसका सूत्र होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं आपको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ठीक है। ये उस स्क्वायर वाला लगातार एक से जब हो
n स्क्वायर तक, तो इसको योग करना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 16 तक ले तो 16 हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, ठीक है। और n का मान यहाँ बैठाइए, बटा में 6 करिए, आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर लोचा क्या है कि 1 से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग नहीं हुआ, 3 से स्टार्टिंग हुआ। तो करेंगे क्या, 1 से ही निकाल देंगे टोटल, ठीक है, टोटल 1 से निकाल देंगे, बच जाएगा क्या इसमें, हम ऐड जोड़ दिए कितना ज़्यादा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। लास्ट में 5 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से जो है वही फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं, लास्ट में 5 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए n इंटू एन प्लस 1 होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 मतलब कि n जितना है और 1 जोड़ के फिर ओकरा गुना करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बता ही देते हैं आपको पहले अच्छे से, n इंटू यानी n 16 है, इंटू n प्लस 1 यानी कि ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n यानी कि 16 दूनी 32 प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा, 6 यानी कि 16 और गुना फिर आएगा 17 और गुना आएगा 32 से 33 और बटा 6। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 16 गुना 17 गुना 33 बटा 6, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम से अगर जब आपके पास ऐसा हिसाब आए तो बनाना कैसे है, ठीक है। देखिए स्क्वायर वाले में रहेगा तो 1 स्क्वायर यानी सूत्र वाला लगाना कौन, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, तो वो सूत्र आपको लगाना है, लेकिन वो लगाना नहीं है। अब करना क्या है, शॉर्ट में बताना है। जैसे स्क्वायर वाला जैसे देखिए निकालना है, तो n है 16, तो करना क्या, 16 गुना 1 बढ़ा के लिखिए 17 और गुना ये दोनों जोड़ के लिखिए, है ना, 16 17 जोड़िए कितना आएगा, 16 दूनी 32 से 33 अब बटा 6। ये इसको देखिए ये सेम वही आ गया, जो n इंटू एन प्लस जो सूत्र वाला लगाइएगा ना वहीं पर सेम आ जाएगा। तो जब भी ऐसा है तो एक लिखिए जो 16 है, एक बढ़ा के लिखिए 17, फिर दोनों जोड़ के लिख दीजिए 33 यहाँ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा। तो 3 से काटेगा ये 2 बार में, 3 दूनी 6, 3 से काट यहाँ 11 33, फिर ये 2 से काट देंगे 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 7 19 से 17 8 36 से 136 और गुना कितना 11, फिर इसको करिए गुना 11 6 66 और फिर 11 33 और 6 39, बाकी 3 11 11 और 3 14 यानी 1496 और 5 घटाएंगे क्योंकि बताए थे ना 5 ये 1 से शुरू किए क्योंकि 1 से है नहीं इसमें, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 घटा देंगे इसमें 1496 में, तो 1491 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी को 6 घंटों में भर सकता है और उसी भरी हुई टंकी को पाइप सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा, ठीक है, 6 घंटे के बाद। तो मान के चलिए कि पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितने समय में टंकी भर जाएगा, ठीक है। टंकी भर जाएगा अगर ये निकालते हैं पहले, जैसे कि इतना देर में भर सकता है, फिर ये 6 घंटे में और सी 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितना टाइम लगेगा भरने में। तो वो कैसे निकालते हैं, ये तीनों के एलसीएम ले लिए 5 6 और 3 का एलसीएम क्या लेंगे, 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। अब इसको भागा दे के लिखते जाइए, 5 के भागा देंगे 30 में कितना आएगा 6, तो 6 लिखिए, 6 से भागा देंगे 30 में कितना आएगा 5, फिर 3 से भागा देंगे, ये खाली करने वाला तो यहाँ माइनस होगा, 3 से भागा देंगे कितना बार में 10 बार में कटेगा यानी 10, ठीक है। तो कितना हो गया 30 ऊपर हो गया, यहाँ नीचे कितना हो गया 6 5 11 11 में से 10 गए तो 1 ही हुआ, यानी कि 30 घंटे में ये टोटल भर देगा टंकी, ठीक है। तो 30 घंटे में ये भर देगा, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा 1/30 भाग। अब बोला कि 6 घंटे के बाद टंकी कितना हिस्सा भरेगा, तो 6 घंटे में कितना भरेगा 6 से गुना कर दीजिए यानी कि 1/5 हो जाएगा ना, 6 5 30 यानी 1/5 भाग भरेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन में यहाँ पर 1/5 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि अमन तथा रमन एक कार्य को मिलकर 40 दिनों में पूरा करते हैं। अमन अकेला उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो रमन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए अमनमा और रमनमा का दोनों मिला के दिया हुआ 40, ठीक है, दोनों मिला के 40 दे ले तो अमनमा का घटा देंगे तो रमनमा नहीं बच जाएगा, तो वही आसान इस तरीके से बना देना है। दोनों मिला के दिया हुआ 1/40 दिया हुआ यानी कि दोनों
मिला के इसको देखिए भिन्न में बनाते हैं ना, भिन्न में, जैसे कि दोनों मिलके कितना काम किया एक दिन में, तो 1/40 काम किया। ठीक है, दोनों में से किसका घटा देंगे, अमन का, तो अमन का घटा देंगे 1/60, यानी कि अमन एक दिन में कितना करता है 1/60 भाग, तो अमन के घटा देंगे तो रमन का निकल जाएगा। तो 60 और 40 जो है इसका एलसीएम क्या होगा, 60 दूनी 120। ठीक है, फिर 40 दिया 112, यहाँ 3 लिखिए, 60 दूनी 120 यानी 2 लिखिए, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 कोई मतलब ही नहीं है, 1/120, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, रमन 120 दिन में काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। अब यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा लेना है कि जो निकाल दिया गया है 68 है, लेकिन ये 25 के गलती से 45 पढ़ लिया गया, यानी कि जो आना चाहिए रियल में जो आएगा कितना आएगा, इससे कम आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ा गया है ना, 25 से 45 पढ़ लिया गया था, इसमें ज़्यादा पढ़ा गया, यानी आंसर 68 से कम होगा, ये निश्चित है, कन्फर्म है, यानी कि ये आंसर ये वाला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सही माध्य ज्ञात कीजिए, और होगा भी कम तो कितना होगा, 68 के आसपास ही होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा तो वृद्धि हुआ नहीं, औसत में अगर देखे जाएँ तो 25 से और 45 हो गया था, तो कितना बढ़ा था, 20 बढ़ा था, अब 20 बढ़ा तो कितना, इसका औसत कितना बढ़ा, माध्य कितना बढ़ा, 40 से भागा देंगे तो कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा था, 0.5 घटेगा, 68 में 0.5 घटाइए, आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 352 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इतना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 352 है, होल वैल्यू किसको करेंगे, ये 12% हानि है, तो हानि 12% है, तो यानी कि पहले लिखिए 12/100 हानि हुआ है, तो इसको घटाएंगे, 100 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ गया 88 आ गया 100। ठीक है, तो ये हो गया होल वैल्यू इसका। ठीक है, इसका उल्टा गुना कर दीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये हानि हुआ था, यानी 100/88 कर दीजिए, ये आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया, 11 से कट जाएगा, ये 11 33 और 11 दूनी 22, फिर 11 88, फिर 8 चौक 32, यानी कि 4 गुना 100, 400 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ आएगा, 400 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में, इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसमें है ये दिया हुआ है आंकड़ा आपको। ठीक है, इसमें क्यों क्या बोल रहा है कि एक खेल करना है कि 22 के स्थान पर अगर 52 कर दिया जाए तो माध्यिका में अंतर क्या होगा, यानी कि इसका जो माध्यिका है आप फिर एक बार क्या करेंगे, 22 की जगह 52 लिखना पड़ेगा, फिर उसका माध्यिका देखेंगे, दोनों में अंतर पूछा है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, है ना, मेनका के, तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं कि सबको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, अब बीचा वाला जो होता है उसको माध्यिका कहते हैं, तो बढ़ते क्रम में इसको लिखिए, तो 8 सबसे छोटका है, 8 हो गया, फिर कौन है इसके बाद 15, फिर 15 लिखिए, और फिर आएगा कौन 18, ठीक है, फिर आएगा 22, फिर आएगा 26, फिर आएगा 32। अब इसका माध्यिका कौन हो जाएगा, तो बीचा वाला कौन है, अब देखिए बीचा में ये 2 इधर से काटिए, फिर 2 इधर से काटिए, तो बीचा में कोई आ ही नहीं रहा है, बीचा में आ रहा है दुद्दू हुई, ये दोनों बीचा में। ठीक है, तो बीच में जब एगो सिंगल आए तो उसका तो माध्यिका वही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 गो आए तो इसको क्या करते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 18 और 22 जोड़ेंगे कितना आएगा, जो 18 22 जोड़ेंगे 40 आएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसकी माध्यिका कितना है 20 है। ठीक है, अब इसका माध्यिका 20 निकल गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका माध्यिका 20 आ गया, अब निकालना है क्या, अब बोल रहा है कि 22 की जगह 52 करना है हमको। ठीक है, तो 52 करना है इसको, तो देखिए करते हैं 52, अब खाली 22 की जगह 52 करते हैं नहीं होगा, 52 करेंगे तो और भी खेल इसमें बदलना पड़ेगा, कैसे, बढ़ते क्रम में जो है ना वो अलग करना पड़ेगा, जैसे कि पहले 8 आया, क्योंकि 52 करेंगे तो क्या 22 जो है बीचा में आ गया था 32 से पहले, लेकिन 52 है, 52 तो लास्ट में आएगा सबसे, तो इसी तरह करेंगे 8, उसके बाद 8 के बाद कौन है 15, उसके बाद है 18, उसके बाद आएगा 26, उसके बाद आएगा 32 और सबसे लास्ट में आएगा 52, है ना, 52 अगर आएगा तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसमें बीच वाला कौन है, तो बीच में इसमें आ जाता है कौन कौन, मान लो ये इधर से 2 जाइए, इधर से 2, बीच में ये दोनों आ गया, यानी कि 26 और 18, 26 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 24 और 20 44 आ जाएगा,
तो 44 आ जाएगा। तो 44 आएगा, हाँ ठीक है ना, 44 आएगा। 44 का आधा करेंगे कितना आएगा 22, तो 22 करेंगे तो ये आप जो माध्य का कितना है 22, अब पहले कितना था 20, तो दोनों आंसर कितना होगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 10% की वार्षिक दर से एक राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है यदि राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 4 वर्ष पहले, है ना, पीछे पूछ रहा है कि जनसंख्या क्या थी, तो पहले वापस जाना है, पीछे जाना है। क्या करेंगे, ये जो 10% बढ़ते आया है, तो देखिए बढ़ते आया है तो कैसे बढ़ेगा, 10% है, अब बढ़ा तो क्या लिखते हैं हम लोग 11/10 लिखेंगे, ठीक है ना। होल वैल्यू का सीधा जैसे हुआ, होल वैल्यू इसका क्या हुआ वृद्धि हुआ, यानी कि 10% को ऐसे लिखिए, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है वो समझेंगे, ठीक है। 10% है यानी कि 10/100, ये शून्य से ये शून्य गया, इसमें जोड़ देते हैं, वृद्धि हुआ यानी जोड़ दिए 11/10, ठीक है। 11/10 इसका होल वैल्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है 11/10 हो गया, तो इसको उल्टा गुना कर देंगे कितना 4 बार, है ना। 4 वर्ष के बाद इतना आया है, तो 4 बार इसका उल्टा गुना करेंगे, तो करिए उल्टा गुना 4 बार, इसमें 4 बार उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 11/10 है ना, तो 10/11 उल्टा हो गया इसका, फिर 10/11, फिर 10/11, फिर 10/11, इसको 4 बार उल्टा गुना करेंगे, ठीक है, 10/11। अब 11 4 बार नीचे है, इसको काटना है, अब इसको काटते जाइए, इसको जब काटिएगा 11 से फिर काटिएगा, 11 काटिएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना मालूम, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस मेन चीज़ें समझना है, बस आसानी से बन जाएगा कि इसका उल्टा गुना करना है, ठीक है। तो इसको करिएगा तो ऊपर में आएगा मात्र 3 आएगा, 3 और शून्य रहेगा एगो, और 4 को शून्य वो रहेगा, 5 को शून्य, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि x बराबर कितना दिया हुआ है 2 + √3। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये हिसाब आपको लगातार पिछले 3-4 सेट से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाना मेन चीज़ समझना क्या है, ये चीज़ देखना है। देखिए ये जो लिखा है तो इससे घबराना नहीं, ये लिखा है क्या ax³ - 1/x³ का मान निकालना है, ठीक है। और कभी भी x³ - 1/x³ का मान निकालना है तो x - 1/x निकाल लीजिए, ठीक है। ये निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा, क्योंकि इसके यही फॉर्मूला पर ये बैठेगा। x³ - 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब प्लस 3ab × a - b, ये फॉर्मूला बैठा देंगे। यानी कि मेन चीज़ निकालना आपको क्या x - 1/x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका क्यों करेंगे, अब प्लस 3ab में क्या आता है, ये x कट जाता है, ठीक है। x - 1 का मान यहाँ बैठाते जाइए, ये आंसर बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा आंसर आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण क्या है x - 1/x निकालना है, ठीक है। देखिए ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सूत्र होता है। देखिए ये सूत्र होता है क्या मेन का, देखिए मेन क्या होता है a³ - b³ बराबर होता है a - b का होल क्यूब प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस वाला में प्लस हो जाता है यहाँ 3ab × a - b, ठीक है। ब्रैकेट में वही होता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है, माइनस में, तो a - b यहाँ भी, a - b यहाँ भी, खाली यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे a³ अब प्लस b³ अगर आ जाए तो क्या होगा, ये जो यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट में दोनों जगह प्लस होगा, a + b का होल क्यूब, और यहाँ खाली माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर उल्टा होता है 3ab × a + b, ठीक है। ये फॉर्मूला पर आराम से बनता है, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे, इसको मेन चीज़ें क्या है x - 1/x निकालना है। तो x का मान ये दिया हुआ है, 1/x का मान कितना होगा 1/x क्या होगा, इसको खाली साइन चेंज कर दीजिए, 2 - √3 होगा, ठीक है। तो इसको x - 1/x करना है, तो x का मान कितना दिया हुआ 2 + √3 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 2 और ये माइनस जो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा ये 2 से 2, तो बच गया कितना 1√2 और 1√2 कितना होगा 2√2, 2√3, 1√3 और 1√3 यहाँ, तो 2√3 आ गया, ठीक है। यानी कि x - 1/x का मान आ गया 2√3। तो अब क्या करेंगे, इतना आ गया x - 1/x का, तो इतना का क्यूब और +3 इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका क्यों करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यों करेंगे 8 और √3 का क्यों करेंगे तो 3√3, ठीक है। और माइनस यहाँ तो प्लस करेंगे, प्लस 3 इतना है ना, क्योंकि 3ab क्या है तो कट जाता है, ab जो होता है x है और 1/x है, तो ऊपर नीचे कट गया x, तो खाली a - b बचेगा, तो
3ab इंटू a माइनस बी, ए माइनस बी का मान भी कितना इतना है, यानी कि 3 गुना इतना, 3 दूनी 6√3 हो जाएगा ये। तो 8 × 24 और 6 30√3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC में बी और कोण बी और सी के समद्विभाजक, तो ये भी क्वेश्चन आया है लगातार पिछले 3 सेट में, ठीक है। तो उसमें अच्छे डिटेल से मेरे को बताया भी है, फिर बताते हैं, है ना। ए और बी और सी, और इसमें क्या बोला, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक यहाँ ओ पर मिलता है, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो में आया था क्या, ये इसका मान पूछ रहा था ना, कोण BOC ये वाला है ना, ये वाला ये पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता था कि कोण BOC बराबर सूत्र होता है 90 + a/2, ये वाला ए इसका आधा, ए कोण a/2 होता है, ठीक है। तो ये निकालना था, तो 90 प्लस इसका आधा करते। लेकिन इस बार क्या किया कि आपको कोण BOC ही दे दिया है, ठीक है, और ए का मान पूछ दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ BOC की जगह बैठा दीजिए 156, ठीक है, और प्लस 90 न बराबर में 90 + a/2, तो a/2 लिख दीजिए। देखिए फिर से समझिए, कोण BOC बराबर क्या होता है, कोण BOC का मान दे दिए 90 + a/2, अब 90 इधर घटा दीजिए, तो 9×6 = 15 यानी कि 66। इसका अंतर कितना होगा, 66, और ये 2 क्या होगा, फिर गुना हो जाएगा, इधर आएगा, 66 दूनी 132, कोण ए का मान कितना आ जाएगा 132 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मेन फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, कि कोण BOC बराबर क्या होता है 90 + a/2 होता है। नेक्स्ट है, ये हिसाब भी आपको लगातार 2-3 सेट में आया, ठीक है, आपको अच्छे से बताया भी है। तो इसको क्या करना रहता है, पहले इसका मान निकालते हैं, जैसे कोट रूट, जैसे √3/2 का मान कितना होता है, कोस में कितना आता है, तो कोस 30 डिग्री का मान आता है, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में अगर ये है तो कोस x बराबर ये क्या है माइनस में, यानी कि माइनस कोस 30 डिग्री है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए कोस x का मान इतना है, ठीक है, तो कोस x बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब कोस 30 डिग्री का मान लिख सकते हैं हम लोग कितना मालूम, कोस 30 डिग्री का मान लिख सकते हैं बराबर में, फिर आप लिख सकते हैं कोस 180 + 30, कोस 180 + 30, क्योंकि कोस 180 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, ठीक है, माइनस में हो जाता है, क्योंकि कोस 180 80 + थीटा यानी कि 180, यानी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 180, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, 180 + थीटा यानी कि इसमें तीसरा में आएगा, तो कोस क्या होगा, ये तीसरा में निगेटिव में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि कोस और सेक जो है चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस में होगा, यानी कि कोस 180 + थीटा यानी माइनस कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि इसका मान यही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोस माइनस जो हुआ था यहाँ माइनस कोस 30 डिग्री, उसको क्या लिख सकते हैं, कोस x बराबर लिख सकते हैं हम लोग कोस 180 + 30 कितना होता है 210, यानी कि कोस 210 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना आ गया 210 आ गया, यानी थीटा का मान सकते हैं, यानी x का मान 210 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें 210 डिग्री इसमें बैठाइए और इसमें बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा 210 बैठाएंगे, यानी 210 को लिखेंगे क्या, इसको भी बदलना है, किस में, छोटा में बदलना है, जिसका मान होता है मालूम है हमको, जैसे कोस 30 डिग्री का मान मालूम है, 60 डिग्री का मालूम है, 45 डिग्री का, तो उसके इसको भी 210 है यहाँ, तो 210 को फिर चेंज करेंगे किस में, 180 + 30 लिखेंगे, तो 180 + 30 लिखेंगे, तो कोट 180 + देखिए 180 वाले में क्या होता है मालूम, जो मेन चीज़ है जैसे कोट है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, वो मेन कोट थीटा टेन थीटा में कब बदलता है, तो 90 और 270 वाले में बदलता है, ठीक है, 180 वाले में नहीं बदलता है, तो वो कोट थीटा ही रह जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, तो ये कोट है, ये 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो कोट 180 + 30 कितना हो जाएगा, कोट 30 ही होगा, यानी कि इसका मान कोट 30 ही हो जाएगा, यानी कि 2 और कोट 30 के स्क्वायर, कोट 30 कोट 30 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा,
यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका मान। अब -3 और सेक यहाँ भी आएगा क्या, सेक 180 प्लस थीटा यानी कि सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको माइनस इसमें कर दीजिए। माइनस सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 होता है। 30 डिग्री का मान 2/√3, तो माइनस में होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है। तो 2/√3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4/3 आ जाएगा, 4/3, इसको क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो 4/3, और 3 से ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया कितना होगा 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 होगा, तो 2 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो 6 में से 2 दूनी 4 और 3, ये इसमें कहीं पे मिस्टेक हुआ है। सेक 30 डिग्री का मान तो उतना ही होता है ना, सेक जैसे कि सेक 30 डिग्री कोस बदलता है सेक में, ठीक है। तो यानी कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 थे, उसका स्क्वायर किए तो 2/4/3 आ गया, और 3 दूनी 6 यानी कि 2, इसका करेक्ट आंसर 2 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए, देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, बस मेन चीज़ें समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपको एरर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन चीज़ें इसको बदलना था, ठीक है। कोट 180 प्लस थीटा में बदलना था, इसको कोट 30 का मान 210 में लाना था। मेन चीज़ें यही है, बाकी ये आपको कोई भी हिसाब बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि 9 का क्यू है 729, तो 11 का क्यू कर दीजिए 1331, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम संख्या बताएं। तो इसमें क्या 8 का स्क्वायर और ये 8 का क्यू है, यानी कि इस जिसका स्क्वायर है उसका क्यू है इधर, जैसे 4 का स्क्वायर है तो ये 4 का क्यू है, ये 9 किसका 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है, ये भी सही है। ये 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यू ये गलत है, क्योंकि 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, तो ये वाला अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला, लुप्त संख्या बताना है। तो 9 2 11 4 15 6 21, यानी 2 2 बढ़ते जा रहा है, 15 6 21, यानी आखिरी होगा 8 जुटेगा 29, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है। तो एक ये है, एक ये 2, और फिर यहीं से ले लीजिए एक 3, फिर ये 4 5 6, और फिर ये वाला 7, और एक ये 8 है ना, तो यानी कि 8 त्रिभुज है इसमें। अब 34 का आंसर देखते हैं, 8 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 8 त्रिभुज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति जो है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ऐसे रहता है दर्पण तो ये ऐसे पलटता है, ऐसे पलट जाएगा, अगर नीचे रहता है तो ऐसे उलट जाता है, ऐसे है ना, तो ये इधर रखा हुआ है तो ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो पलटेंगे तो ये क्या होगा, ये जो सीधा वाला लाइन है, ठीक है, ये सीधा वाला पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठीक इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, पलटेगा, इधर पलटिए चाहे इधर पलटिए, है ना, बात बराबर है। जैसे इधर भी पलटिएगा तो ये वाला इधर आएगा, ठीक है, ये सीधा वाला इधर होना चाहिए, सीधा वाला किस ऑप्शन में इधर है, तो एकमात्र ऑप्शन में ये सीधा वाला यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो ये हराया था सुवाली का युद्ध में हराया था, ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था, ठीक है। पुर्तगाली की बात आई, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली था। अब प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, वो था वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, और कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट पर आया था। केरल के कालीकट पर उसको स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था, ठीक है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो ये वास्को डी गामा ने किया था। अच्छा, भारत के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये आएगा अगर कि बांडीवास का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, है ना, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध में, ऑप्शन बांडीवास वहाँ रहेगा, किस युद्ध में
फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से हार हुई थी, तो बांडीवास के युद्ध में हुआ था 1760 में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और एक ये सुवाली जो है, सुवाली का युद्ध हुआ था, ये सुवाली है कहाँ, तो ये सुवाली का युद्ध 1612 में हुआ था, सूरत में है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं नीचे क्या है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। किसके बीच, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोग सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश और मीर कासिम और उधर सिराजुद्दौला सब साथ में था। ठीक है, तो इसमें भी ब्रिटिश विजयी रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया था, तो ये किया था 1784 में, क्योंकि जो मंगलोर की संधि पर है ना, ये दूसरा आंग्ल मैसूर ये जो युद्ध हुआ था वो मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना है कि कब हुआ और किस संधि पर समाप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था। ठीक है, और ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। सभी चीज़ें ध्यान से सुनना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दें, आप ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहेगा, मिलते रहेगा। ठीक है, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ मद्रास की संधि पर। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के बीच हुआ, ये मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। तीसरा यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। फिर हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था ना, शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के रूप में गठन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 3, है ना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन के बारे में उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट है कि तूका रोई का लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो तूका रोई की लड़ाई ये हुआ था 1575 में हुआ था। ठीक है, तूका रोई की लड़ाई 1575 में हुआ था। और 1576 में कौन सी लड़ाई हुआ था, 1576 में हुआ था आपका हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और ये जो तूका रोई की लड़ाई हुआ था कहाँ मालूम, उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, है ना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 41, पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है, पुस्तक का नाम है द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखें, सरोजिनी नायडू से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दो, आप इतनी चीज़ें सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना है। कौन कौन सा, तो भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी, तो यही थी कौन, सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखना है, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है, भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने किया था, अगर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू है और अब्बास तैयब जी नहीं रहता ऑप्शन में, तो आंसर क्या होता है, सरोजिनी नायडू होता है। क्योंकि देखिए नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। फिर अब्बास तैयब जी का जब गिरफ्तारी हो गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब रही बात यहाँ विक्रम सेठ, इनका एक पुस्तक पूछा जाता है आपसे कि ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला है कब, 1913 में। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है।
नेक्स्ट है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ओरियन तारामंडल को ये जाना जाता है हंटर के नाम से ना, हंटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो आप बोलेंगे क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि गलत है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखना है। सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद है दूसरे में है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर पूछे सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब लोकसभा अध्यक्ष इस टाइप के क्वेश्चन ही एक और पूछा जाता है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की करता है। अच्छा, दल विदल के जो दल बदल अधिनियम है उसके अंदर जो है जो सदस्यों की अयोग्यता घोषित कौन कर सकता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। और याद क्या रखना है इनसे, लोकसभा अध्यक्ष से, कि भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष वो थी मीरा कुमार, बिहार की थी। और वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अगर ये पूछ लिया जाए तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल होता है, ये होता है प्रश्नकाल के बाद का होता है, ठीक है। प्रश्नकाल के बाद तुरंत बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। वो होता है 12 से 1 के बीच होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, ये शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी को, गांधी कोटा की विशाल घाटी को क्या कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, ठीक है। अब घाटी की बात आई है तो घाटी से कई क्वेश्चन आता है, जो आता है वो उसको याद रखना आपको। कौन कौन सा आता है? जैसे आपसे पूछा जाएगा शांति घाटी कहाँ है, तो शांति घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ये कहाँ है? केरल में है। जोहार घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चामोली घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण घाटी याद रखना, जोहार घाटी, चामोली और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। एक काफ़ी चर्चा में रहा था पंजशीर की घाटी, है ना, पंजशीर के लड़ाके खूब समाचार में चलता था, याद है? अफगानिस्तान में। पंजशीर की घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है बाहर की ओर ये खिसकेगी, ठीक है। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है? बाहर की ओर खिसकेगी। नेक्स्ट है कि भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? तो पूर्वी बिंदु क्या है? वो है कीवीथू, है ना। देखिए पूर्वी पूछा है तो जरूरी नहीं कि यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद करना क्या है? सभी। देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये पूछ लिया जाए, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए जो बताते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहता है, उसको आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पूर्वी बिंदु पूछा है तो अपना भारत का देख लेते हैं, ये अपना भारत का हो जाएगा जैसे नक्शा। तो पूर्वी बिंदु पूछा है तो यहाँ पर हो गया आपका कीवीथू, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी हो गया ये। पश्चिमी अगर पूछे तो पश्चिमी बिंदु है सरकरी जो कि गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु पूछे तो उत्तरी बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कोल। और दक्षिणी बिंदु जो होता है वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इधर है, ठीक है। सबसे दक्षिण में है, इंदिरा पॉइंट होता है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, अपने भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। लेकिन 3214 किलोमीटर इसको ऐसे याद नहीं रखना है क्योंकि आप भूल जाइएगा, ठीक है। याद रखना है सिंपल 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अब पूरब पश्चिम से पूरब की ओर ये है 2933, कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। याद रखना है पश्चिम से पूरब की ओर 2933 किलोमीटर है। तो देखिए याद रखने से क्या होता है, आपको आइडिया रहेगा और ऑप्शन देख के अगर दूसरा क्वेश्चन भी इससे पूछे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, ये पूछा कि
इसका सबसे लास्ट बिंदु क्या है, कच्छकरन इधर दे दिया था, ठीक है, गुजरात में। कच्छकरन से इधर अरुणाचल प्रदेश का सबसे बिंदु जैसे किबिथु है, तो वो लगभग कितनी दूरी है, तो वही पूछा। इसका मतलब वही हुआ कि पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऐसे भी दिमाग में याद रखना है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें इतने सारे याद रखना है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, ठीक है। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछे तो कितना है, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर भारत की समुद्र तट की सीमा पूछे कि लंबाई कितना है, तो 75-16 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के देश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो सह्याद्री पर्वतमाला जो है ये भारत के गुजरात से, ठीक है, ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि सह्याद्री जो है ये गुजरात से इधर कन्याकुमारी तक, इधर यहाँ तक फैला हुआ है सह्याद्री। इसे ही पश्चिमी घाट भी कहा जाता है ना। पश्चिमी घाट पर्वत जो होता है, पश्चिमी घाट यही होता है, पूर्वी घाट ये होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है, यह नीलगिरी पर होता है, नीलगिरी के पठार पर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ ध्यान देना। तो एक चीज़ यहाँ से ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को ही है ना सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुड़ी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे या तो सह्याद्री का जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो यही आंसर होता है ना, अनाईमुड़ी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। चलते हैं 49 में। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अलीगढ़ आंदोलन ये शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया था ना। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डोरडिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या है, भारतीयों में से कौन जापान में डोरडिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था, तो रविंद्रनाथ टैगोर था, ठीक है। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि गीतांजलि यानी कि नोबेल पुरस्कार 1913 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 51। 51 में क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने 1876 में बंगाल में देश की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना किया था, तो ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। कब किया था, 1876 में। कहाँ पर, तो बंगाल में किया था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और रही बात किसकी, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो सारागढ़ी की लड़ाई ये लड़ा गया था 1897 में, ठीक है। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। आपको पिछले कई वीडियो से आपको बता रहे हैं कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिए कि जो ईस्वी में अभी आपके पास आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी अगर कोई महत्वपूर्ण घटना है तो उसको यहाँ पर साथ में रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1897 आया तो 1897 में कोई एक और घटना याद है, तो यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। तो मुझे तो याद है एक ये वाला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था, तो 1897 में ही किया था, ठीक है, याद रखना है। तो दो चीज़ें हो गई 1897 में, राखी गढ़ी की लड़ाई 1897 में, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था भी 1897 में किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जो अमेरिका में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ सम्मिलित होने के लिए गए थे 1893 में, वहाँ से जब लौटे थे तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण परमहंस जो है ये विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यानी सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी जो अभी हाल में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है, तो नौहाबा सोबा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। नौहाबा सोबा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। यानी कि उसका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया। जब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो वो है कौन सा, बड़ा है मुंबई, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर आया पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। याद कैसे रखना है, दीप जब जलता है ना तो देखते हैं लौ जो उड़ता है यानी कि दीप जैसे आएगा
तो ध्यान आ जाएगा पारादीप यानी उड़ता है उड़ीसा, ये कहाँ है उड़ीसा में। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में। इसे याद कैसे रखना है, गुजरात यानी रात में कांड हो गया, तो कांडला गुजरात में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, रात में कांड हो गया, ठीक है, यानी कि कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। एक आता है मोरमुगांव बंदरगाह, तो मोरमुगांव बंदरगाह नाम से याद रहेगा, मोरमुगांव यानी गोवा में, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है। तो ये बात सही है, जिसका अधिक उत्पादन करेगा उसी का निर्यात करेगा। तो कौन सा सिद्धांत इसमें बताता है, तो ये है हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल है ना, इसका जो है सिद्धांत किसका है, हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल का सिद्धांत है कि कोई देश वही निर्यात करेगा जिसको कुशलतापूर्वक बहुतायत में उत्पादन करेगा। तो हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल का ये सिद्धांत है, ठीक है। यह बात आई है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और करंट अफेयर में याद रखना है, अर्थशास्त्र का 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। याद कैसे रखना है, आपको याद भी होगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब गोल्ड आपके पास होगा ना, गोल्ड यानी कि क्लाउडिया गोल्डिन। अगर आपके पास गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से रिलेट कर लेना। जब भी पूछेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का, तो अर्थशास्त्र यानी गोल्ड वाला खोज के टिक कर देना है, क्लाउडिया गोल्डिन। नेक्स्ट है एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ना। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 56 स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले रूसी प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले, ये थे निकोलाई बुल्गानिन, है ना, निकोलाई बुल्गानिन थे, है ना। तो पहला रूसी प्रधानमंत्री था। रूस से एक दो क्वेश्चन याद रखना आपको, जैसे कि आपसे पूछे कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यानी कि बीरू यानी कि बोकारो रूस, भीरू यानी भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस से इतने सारी चीज़ें याद रखना आपको, ठीक है। और बात करते हैं किसका, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। जैसे दौरा वाला है तो एक क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर में कि 75वें गणतंत्र दिवस जो 2024 में हुआ है उसका मुख्य अतिथि कौन था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन था ना, इमैनुअल मैक्रोन था फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किया जाता है, ठीक है। 3 सत्र ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। 3 सत्र कौन कौन सा होता है, जैसे कि बजट मानसून होता है ना, बजट सत्र होता है ना, बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है फरवरी और मई के बीच होता है, और मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त के बीच, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था, तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायरेक्ट अहोम विद्रोह वाला आपको मिला हुआ, अहोम विद्रोह कहाँ होता है, कहाँ हुआ था, तो ये असम में हुआ था ना, अहोम विद्रोह असम में हुआ था। असम से और क्या याद रखना है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में है। और जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, काजीरंगा, तो ये कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, ठीक है। काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और असम से और क्या याद रख सकते हैं, तो एक क्वेश्चन याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ है, तो वो असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंद है, जो कि असम में ही कहाँ पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। और क्या याद रखना है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, तो असम का है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि ढौला सदिया जो पुल है,
वो कहाँ है, तो वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। तो श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है, तो वो है ये वाला माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, हिमालय में है, हिमालय की एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना है। बात रही क्या, श्रीलंका से। श्रीलंका से एक क्वेश्चन याद रखना है क्या, कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है, तो श्रीलंका में है। सिंहली भाषा जो है ये किस देश का है, सिंहली भाषा किस देश का आधिकारिक भाषा है, सिंहली भाषा ये श्रीलंका का है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है, कोशिका के शक्ति गृह यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या यानी सुसाइड यानी कि लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रही बात किसकी, आपको ये पिट्रूटी ग्रंथि, ये तो आपको इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी बताएं यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। कोशिका का पावर हाउस हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम, आत्महत्या के थैली लाइसोसोम। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे छोटी कोशिका पूछा जाता है तो वो कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट है, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है, तो पीले रंग की धूल ये कहलाती है, ये पराग कहलाता है। ठीक है, पराग कहलाता है। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल पराग कहलाता है। अच्छा, फूलों का पूछा जाता है, फूलों का नर अंग क्या कहलाता है, तो नर अंग जो होता है यानी नर यानी पुरुष, पुरुष यानी पुंकेसर है ना। नर भाग क्या कहलाता है, तो पुरुष वाला पुंकेसर। और मादा जनन भाग क्या कहलाता है वो, तो वहाँ पर मादा जो होता है वो मादा अंग जो होता है फूल का वो कहलाता है जयांग है ना। तो याद रख लेना, मादा यानी कि जननी, जननी यानी जयांग। ठीक है, अब पुरुष यानी कि पुंकेसर, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स या तो सूखा रोग किसके कारण होता है, विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के बारे में पीछे वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी विटामिन के बारे में जितना भी क्वेश्चन है सभी बताया हुआ है। ठीक है, विटामिन की खोज जिसे कासिमिर फंक ने किया था 1912 में किया था। जैसे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है। और सूर्य के जो रोशनी से मिलता है, सूर्य से जो मिलता है कौन सा विटामिन, विटामिन डी मिलता है। ये सभी क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम देश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये किसका, हाइड्रोजन का ये तीनों समस्थानिक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक है, यही वाला है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन से भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर रिपीट भी होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सूर्य में पूछे, तारा में पूछे, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है किसमें, तो वो नींबू, संतरा, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इमली में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है ना, टॉर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेडोलॉजी है किसका, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है मिट्टी। ठीक है, पेडोलॉजी। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है। जैसे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो सबसे ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और कॉफ़ी और ये चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो होता है लेटराइट मिट्टी।
कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी तो काली मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो लाल लेटराइट मिट्टी होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि बांगर और खादर आता है। ठीक है, तो खादर मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी किसे कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को। जैसे क्या होता है, खादर उसे कहेंगे जहाँ वर्षा भर पानी हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो खादर यानी जैसे देखिए पानी हमेशा रेगुलर बहते रहेगा तो खोद के ले चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो मिट्टी है ये नया रहेगा। ठीक है, तो ये खादर मिट्टी कहलाता है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और होता है बांगर यानी कि यहाँ वर्षा कभी कभी आता है, साल में एक बार आया, यानी कि ये पुराना रहता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा कितने एटीपी प्राप्त होता है, एटीपी के कितने अणु, तो 2 अणु प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन कर चुका होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण में बोले तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है 38 एटीपी, यहाँ से याद रखना है बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। तो याद रखना है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 38। ठीक है, अगर सिंपल ये पूछा है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 अणु प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। ठीक है, फ्यूज तार में क्या होता है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, गलनांक निम्न होता है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो मीटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टेंटन है ना, कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आएगा, निकेल है ना। कॉन्स्टेंटन जो है तांबा और निकेल का मिश्रण है। और पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है, पिताजी है ना, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो देखिए बायोडिग्रेडेबल मतलब पहले समझिए कि जो जैव निम्नीकरणीय होता है यानी कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जो आसानी से नष्ट हो जाए यानी आसानी से वो समाप्त हो जाए, उसका अपघटन आसानी से हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। जिसका आसानी से नहीं नष्ट हो, समाप्त हो, प्रकृति में समाप्त नहीं हो, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहला गया। जैसे सब्जियां हैं ये बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जैव निम्नीकरणीय है। मृत जीव जंतु ये सब भी जैव निम्नीकरणीय है, फूल भी जैव निम्नीकरणीय है, ये आसानी से सब अपघटन होने वाला है। और ये जो प्लास्टिक है ये नहीं होने वाला है आसानी से। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीमोफोबिया डैश का डर है। फोबिया जिसके अंत में लगता है उसका मतलब होता है भय, किसी चीज़ से भय, जैसे नोमोफोबिया ये मोबाइल खोने का भय होता है। तो हीमोफोबिया होता है रक्त का भय है ना, रक्त का डर, यानी कि किसी को देखते हैं कि अगर किसी को चोट लगा है, सामने वाले को चोट लगा, ठीक है, उसका खून बह रहा है तो ये बेहोश होने लगता है, तो वो हीमोफोबिया है ना, हीमोफोबिया का डर है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये आर्गन गैस है जो लाइट बल्बों में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा आर्गन गैस कौन कौन सा मालूम, मतलब ये कौन सा, नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है ना, ये अक्रिय गैस से याद रखना है। ठीक है, तो इसमें इसको याद ऐसे रख लेना है ना अगरकर के 0 रन, यानी कि है ना यानी से हीलियम, नियोन, अगरकर के यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन यानी कि जीनोन और रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है कि दाल चीनी मसाला मूलतः कहाँ का है, तो दाल चीनी मसाला जो है यह है श्रीलंका का। ठीक है,
दालचीनी मसाला श्रीलंका का है। श्रीलंका से पीछे याद क्या करवाए थे कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो श्रीलंका में है। और जो सिंगली है भाषा किस देश का है, तो वो श्रीलंका का है, ठीक है, याद रखना है। और दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है, तो श्रीलंका का है। भारत और श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है, तो मित्र शक्ति है। नेक्स्ट है कि मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है, तो मगरमच्छ में जो होता है वो 4 होता है ना, 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। मनुष्य में कितना होता है, वो भी 4 होता है। मेढक में कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट है घोंघो यानी कि घोंघवा है ना, घोंघा का संबंध किस संघ से है, तो घोंघा आता है किसमें, घोंघा आता है आपका मोलस्का संघ में आता है ना, घोंघा मोलस्का संघ में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 76 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, तो कौन सी हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वस्थी। उर्वस्थी जो है ये क्या है, कान का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी स्थूनक, रकाब और ककुद ये कान का भाग है, ठीक है। हड्डी की बात आई है तो हड्डी से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो वो है फीमर की हड्डी, कहाँ, जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होता है अस्टेपिज हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। कान में 6 हड्डी पाई जाती है, एक साइड 3, एक साइड 3, 6 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। और हड्डी से हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, वो कौन सा ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो वो है लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है जो, वो टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ है ना, शुष्क बर्फ जो होता है कहलाता है इसका। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क बर्फ कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 78 कि लाल कृमियों डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आएगा आपका लाल कृमियों में, है ना। तो कौन है जो कि उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गिजर्ड कहलाता है ना, इसका करेक्ट आंसर है गिजर्ड। नेक्स्ट है 79 निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन ये क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है साइनोलॉजी कहलाता है ना, ऑप्शन नंबर 1 साइनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणु नहीं है, तो कशेरुकी प्राणु का मतलब क्या आता है, कशेरुकी प्राणी यानी कि कशेरुकी मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, तो ये घोंघा में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी स्तनधारी, मछली और ये सब पक्षी ये क्या है, ये सब कशेरुकी प्राणु है। नेक्स्ट है 81 कि निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है, तो सिरके का प्रमुख घटक होता है क्या, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में या तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू, संतरा, ये खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या क्वेश्चन है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है, तो सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। साइट्रिक एसिड नींबू, संतरा, खट्टे फलों में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये बैटरी में मुख्य रूप से जो पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है ना, H2SO4, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है, तो कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है, तो वो है आपका ये वाला बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस ग्रंथि जो होता है ये फेफड़ों के बीच में होता है। बाकी जैसे ये पेट्रोटी ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि या तो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है।
ये भी हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में होता है, और पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो यही वाला है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 84। 84 में है आपका कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कूलाम का नियम होता है, ठीक है। कूलाम का नियम है ना, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 85 है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है ना। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ना, तो याद रखना है, काफ़ी हल्का लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट होता है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है, तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1852 मीटर होता है ना, 1852 मीटर होता है एक समुद्री मील बराबर। समुद्री दूरी को किस में मापते हैं, तो वो नॉटिकल माइल में मापते हैं, ठीक है। तो वही नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर ये इतना होता है, 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ है, तो पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले ये प्राप्त हुआ है गोविंद बिहारी लाल को, है ना। गोविंद बिहारी लाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है और जो कन्फ्यूजन भी करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ना कि प्रीतिजिकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप टिक कर देते हैं क्या, पत्रकारिता में, ठीक है। प्रीतिजिकर पुरस्कार, यही कन्फ्यूजन होता है, एक है पुलित्जर और एक है प्रीतिजिकर, है ना, याद रखना है। प्रीतिजिकर पुरस्कार ये कन्फ्यूजन वाला है, तो इसलिए कन्फ्यूजन वाले प्रश्न भी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये वाला, ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये प्रीतिजिकर जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में दिया जाता है, यानी कि जो भवन निर्माण करता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, तो वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रीतिजिकर वास्तुकला, प्रीतिजिकर वास्तुकला, प्रीतिजिकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये 2024 में ये जो लोक सेवा के लिए किसे मिला मालूम, तो ये लोक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 मिला है, प्रो पब्लिका को मिला है, कैलिफोर्निया का है, प्रो पब्लिका को मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला है। नेक्स्ट है 88, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ये असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ठीक है। बाकी असम के बारे में आपको पीछे बता दिए डिटेल में। नेक्स्ट है श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं, तो श्रीलंका के सदस्य में 225 सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। भारत की संसद में कितना सदस्य है, तो भारत की संसद में लोकसभा में 550 होता है और राज्यसभा में 250 होता है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 800 सदस्य हो गया। नेक्स्ट है कि देश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है, तो बियाहुला गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है पंजाब में, ठीक है, याद रखना है, पंजाब में। आनंदपुर साहिब कहाँ है, तो पंजाब में। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान यानी कि शिक्षा प्राप्त हुआ और फारसी सीखा था पंजाब के आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक यह है नीरज सिंह चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। अब इसी तरह क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि ए पैसेज टू इंडिया इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, तो याद दोनों को साथ में रखना है, कभी भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन को साथ में रिवीजन करना चाहिए। तो एक पुस्तक है ए पैसेज टू इंग्लैंड और एक पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया। तो देखिए ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हुए कौन, नीरज सिंह चौधरी, और ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर है। तो देखिए यहाँ पर याद ऐसे रखना है कि जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड के नाम एक पैसेज लिखा, तो ये लिखेगा कौन, भारत वाला, तो ये भारतीय नाम रहेगा नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड वाला जो नाम है वो भारतीय वाला है, और ए पैसेज टू इंडिया जो है इंडिया वाला उसका लेखक है इंग्लैंड वाला है, E.M. फोस्टर है, ठीक है।
फिर से समझिए, ए पैसेज टू इंग्लैंड जैसे आएगा तो भारत वाला नाम खोजना है, कन्फ्यूजन नहीं वाला है। E.M. फोस्टर और नीरज सिंह चौधरी में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये पैसेज टू इंग्लैंड वाला में भारतीय वाला नाम करेंगे, ये नीरज सिंह चौधरी, और ए पैसेज टू इंडिया वाला में E.M. फोस्टर टिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 92 कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जीता था 1948 में, है ना। हॉकी के खेल में अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है 1948 में जीता था। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, ठीक है। रही बात ओलंपिक की, तो ओलंपिक 2020 ये कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और ओलंपिक 2024 अभी कहाँ हो रहा है, तो 2024 वाला हो रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में है। तो साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये कहाँ है, तो केरल में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। केरल से कई क्वेश्चन आपको रिवीजन करते रहना हमेशा कि केरल जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ठीक है। और शांति घाटी भी केरल में है। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है। और केरल से और क्या याद रखना है, तो एक चीज़ ये याद रख लीजिए कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ये समाप्त हुआ 16 दिसंबर 1971 में, ठीक है, 1971 में, ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद रखना है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में सबसे पहले किसने मान्यता दिया था, तो दिया था भूटान ने दिया था, भूटान और भारत ने दिया था, ठीक है। उसी दिन दिया था, पहले भूटान दिया था, कुछ घंटे के बाद भारत ने इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता पहले देने वाला देश है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बिहार SSC CGL में पूछा गया था कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश मानने वाला पहला देश कौन सा है, तो भूटान। अब भूटान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इंडिया टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि देश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, S भंडारनायके, है ना, श्री माबो भंडारनायके, ठीक है, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। अगर पूछा जाए कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, ये महिला की बात हो रही है ना, तो महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो मारिया एस्तेला पेरोन, है ना, मारिया एस्तेला पेरोन बनी थी। मारिया एस्तेला, है ना, मारिया एस्तेला पेरोन, ये कहाँ की, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो है ये संस्कृति मंत्रालय में आता है। जैसे कि और भी ले लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो सब संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। तो नई करेंसी जारी किया है ये जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की मुद्रा का नाम क्या है, तो डॉलर है। नेक्स्ट है कि कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। तो ये है आपका रिलायंस जियो, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, 6G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश जापान बना है। नेक्स्ट है किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ रतन टाटा को प्राप्त हुआ, ठीक है, रतन टाटा को इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या 2024 पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप का खिताब किसने जीता है। तो 2024 पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जापान, ठीक है, जापान जीता है। जापान से क्या हमेशा याद रखना है कि जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है ना, जापान की मुद्रा का नाम येन
ठीक है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला पहला देश वो जापान है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 15 का सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 16